एक जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में हो और जिसमें डिफरेंट फेज में हो। सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड फेज में ही आ रहा है, दोनों में ही। और अगर हम लोग ले लें कि सोल्यूट को लिक्विड या सॉलिड फेज में ले लें, तो इफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, और यहाँ पर मान लो हम लोग कोई सॉलिड फेज में ले लें, तो जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेज में, इसको बोलते हैं वोलाटाइल सोल्यूशन। ये है वोलाटाइल सोल्यूशन। और जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट केवल सॉल्वेंट लिक्विड फेज में होगा, सोल्यूट हमारा लिक्विड फेज में, इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन। तो अभी हम लोग राउल्ट्स लॉ की बात कर रहे हैं वोलाटाइल वाले के लिए। तो सोल्यूशन कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे, वोलाटाइल सोल्यूशन एंड नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन। तो वोलाटाइल सोल्यूशन मींस बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज। अब अगर देखा जाए कोई भी हमारे पास लिक्विड अगर है, तो लिक्विड हमारा वेपराइज होगा, लिक्विड हमारा टेम्परेचर पर वेपराइजेशन प्रोसेस शो करेगा। तो मान ली यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के लिक्विड है, एक यूजर एज ए सॉल्वेंट, एक यूजर एज ए सोल्यूट। तो यानी कि इसका इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा और बी वाले का इंडिविजुअल वेपर प्रेशर होगा, जो कि कांस्टेंट होगा, यानी कि पी नॉट ए और पी नॉट बी आएगा। इनका कुछ अमाउंट भी होगा, तो उसको ले लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो अगर ए के रिस्पेक्ट में बात की जाए कि ए का टोटल कितना वेपर प्रेशर होगा, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। यानी कि जैसे जैसे हम लोग उसके नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। अगर बी के रिस्पेक्ट में बात करें तो क्या आ जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कितने मल्टीपल में इंक्रीज करेगा? तो जो उसका कांस्टेंट होगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। बी के लिए अगर बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास पी बी इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओवरऑल का मीनिंग ये है कि अगर हम लोग कोई भी लिक्विड ले रहे हैं, तो लिक्विड का कुछ अमाउंट होगा विच इज यूज एज अ मोल फ्रैक्शन। जो लिक्विड ले रहे हैं उसका कोई कांस्टेंट वेपर प्रेशर होगा जिस रेट से वो वेपराइज होता है। जैसे जैसे अमाउंट इंक्रीज कराते जाएंगे, उसका वेपर प्रेशर का रेट हमारा इंक्रीज होता जाएगा। तो ओवरऑल फॉर्मूला आता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। या फिर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? किस मल्टीपल से इंक्रीज होगा? जो उसका कांस्टेंट वेपर प्रेशर है। ये दोनों फॉर्मूले क्लियर हुए? अभी पहले दो सोल्यूशन अलग अलग थे, तब बात कर रहे हैं हम लोग पीए और पीबी की बात कर रहे हैं। अब अगर दोनों को मिला के सोल्यूशन बना दिया जाए तो क्या आएगा? उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पी ए बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये चीज क्लियर हुई? जैसे मान लें हमारे पास एक वाटर है और दूसरा हमारे पास एल्कोहल लिया गया है, तो वाटर वाले के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? पी एच टू ओ। अल्कोहल वाले के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा? पी आर ओ एच आ जाएगा। अब दोनों को मिला के सोल्यूशन बना दिया जाए, तो सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इनके दोनों के वेपर प्रेशर के सम के बराबर आएगा। इसी को बोलते हैं राउल्ट्स लॉ। ये क्या कह रहे हैं राउल्ट्स लॉ में कि इस स्टेट दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या है कि दोनों हमारे लिक्विड स्टेट में होंगे, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट में। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जो पार्शियल प्रेशर होगा वो दोनों के मोल फ्रैक्शन के बराबर आएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? पी नॉट। पी नॉट का मतलब क्या? कांस्टेंट वैल्यू। जब दोनों को मिला के सोल्यूशन बना देंगे तो एक सोल्यूशन के लिए फिक्स वैल्यू आ जाएगी। ये क्लियर हुआ? यस सर। तो ये तीनों फॉर्मूलाज याद रखेंगे। उस वोलट राउल्स लॉ का मतलब क्या है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? किसी का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल जैसे मान लें इज हमारे द पास दो मोल कंपोनेंट अपॉन है। टोटल मोल। हाँ, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। जैसे अगर हम लोग ए और बी की बात करें, तो ए के मोल्स होंगे और बी के मोल्स होंगे। तो अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स न्यूमरेटर में, और बाकी टोटल मोल्स हम लोग लेंगे डिनोमिनेटर में। अगर बी के लिए बात करनी तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड टोटल मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज वन होता है, मतलब एक का निकाल लो दूसरे को वन में माइनस कर दो, सेकंड का आ जाएगा हमारा। क्लियर? क्योंकि इनको जब ऐड किया जाएगा तो वन ही आएगा। तो इससे निकाल सकते हैं हम लोग। ये चीज क्लियर हुई? यस अभी सर। हम लोगों ने जो देखा था टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, वो देखा था फेज के डिफरेंस में, कि दोनों लिक्विड हैं या एक लिक्विड एक सॉलिड है, तो उससे बताया वोलाटाइल होगा या नॉन वोलाटाइल होगा। अब देख रहे हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ के रिस्पेक्ट में। तो अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा देन कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन, तो वो हमारा आइडियल सोल्यूशन होगा।
और राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा देन कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं आइडियल गैस और रियल गैस, तो वहाँ क्या करते हैं कि जो गैस लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल गैस है, जो गैस लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो रियल गैस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर फॉलो राउल्स लॉ कॉल आइडियल सोल्यूशन और डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ कॉल नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब पता कैसे चलेगा राउल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है? तो अगर ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है मीन्स पी ए बी इक्वल टू पी ए प्लस बी बी अगर शो कर रहा है देन फॉलो राउल्स लॉ, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है देन डज नॉट फॉलो राउल्स लॉ। क्लियर? तो राउल्स लॉ फॉलो करने या नो फॉलो करने का मीनिंग ये है कि इक्वल टू नहीं आएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि जब दो हमारे पास कंपोनेंट अलग अलग हैं तो उनकी कुछ एंथैल्पी होगी उस टाइम पे, जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो एंथैल्पी हो सकता है इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए या कांस्टेंट रहे। तो आइडियल सोल्यूशन की कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि चेंज इन एंथैल्पी आफ्टर मिक्सिंग डिफरेंस कितना आना चाहिए? डिफरेंस 0 आना चाहिए। यानी कि दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर जो सोल्यूशन बन रहा है उसके टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, और अगर नॉट इक्वल आ रहा है देन नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो ये कंडीशंस आपको याद रखनी होंगी, एग्जाम में पूछ लेते हैं विच इज फॉर आइडियल सोल्यूशन विच कंडीशन फॉर नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या होगा कि जितने भी अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, जैसे मान लो हम लोग बात करें कि वाटर है तो वाटर में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल लिए अल्कोहल में कौन सा हमारे पास अट्रैक्शन फोर्स है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर अल्कोहल मिला के सोल्यूशन बना दे तब उसमें कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि यहाँ पर क्या है, ए अट्रैक्शन, बी अट्रैक्शन और ए बी अट्रैक्शन, ये सभी आपस में क्या इक्वल आ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड आइडियल सोल्यूशन। और अगर इक्वल नहीं आएगा देन दिस इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. अब नॉन आइडियल में कह रहा है नॉट इक्वल केस आ रहा है, तो नॉट इक्वल का मतलब ये है या तो 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा। तो वहां पर ये कह रहे हैं कि पी ए बी नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। इसका मतलब ये है या तो ये हमारा ग्रेटर देन हो सकता है या फिर हमारा लेस देन हो सकता है। ठीक है? जैसे कह रहे हैं कि डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स डेल्टा एच हमारा या तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर डेल्टा एच हमारा लेस देन 0 हो सकता है। फिर कह रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर भी वही सीन है कि ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर लेस देन 0 हो सकता है। जो भी कंडीशन ग्रेटर देन में आ रही दे आर कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। उनको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएशन शो करेगा। और जो लेस देन 0 आ रही दे आर कॉल्ड निगेटिव डेविएशन। तो यानी कि जो डेविएशन आएगा वो किस में आएगा? नॉन आइडियल के केस में आएगा। डेविएशन का मतलब ये है कि अगर हम लोग आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ड्रॉ करें, एनसीईआरटी में देखना आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ बना हुआ कुछ इस टाइप से, ये पीएबी के लिए है, सॉरी पीए के लिए ले लें, और ये पीबी के लिए ले लें, तो ये वाला जो आएगा ये पीएबी के लिए आएगा। तो ये आइडियल के लिए मान लें हो गया हमारा। अब अगर पॉजिटिव में डेविएशन है तो पॉजिटिव डेविएशन कुछ इस टाइप से आएगा, मतलब अबव एक्सिस में जाएगा, तो ये पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है? अगर निगेटिव डेविएशन होगा तो वो निगेटिव एक्सिस की तरफ जाएगा, कुछ इस टाइप से हमारा निगेटिव एक्सिस में जाएगा। तो नॉन आइडियल वाले हमारे क्या करेंगे? डेविएशन शो करेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर निगेटिव डायरेक्शन में। ये चीज क्लियर है? Yes, sir. अब ये पूछ रहे हैं कि मान लो हमारे पास नॉन आइडियल सोल्यूशन दिया गया है। अभी तो सॉरी, अभी तो वोलाटाइल की बात करिए, हम लोग बात करें नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन है। मान लो इसमें सॉल्वेंट यूज हो रहा है लिक्विड और सोल्यूट हमारे पास मान लें सॉलिड फेज में है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट से ज्यादा आएगा या सॉल्वेंट से कम आएगा? ए मान लो हमारा क्या है? सॉलिड है, और बी वाले को मान लो हमारा ये लिक्विड है। तो पार्शियल प्रेशर कौन शो करेगा? बी B शो वाला. करेगा, क्योंकि सॉलिड तो पार्शियल प्रेशर शो नहीं करेगा। तो अब ये पूछ रहे हैं जब इससे सोल्यूशन बनाया गया है तो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो पीबी के बराबर होगा या पीबी के नॉट इक्वल आएगा? ये क्या आएगा? पीबी से ग्रेटर देन आएगा या लेस देन आएगा? इसमें से कौन सा केस आएगा? ऐसे मान जब सोल्यूशन नहीं बना था, मतलब ए अलग है और बी अलग है, तब वेपर प्रेशर कौन शो करेगा? पार्शियल PB प्रेशर से कम होना बी चाहिए. शो करेगा, क्योंकि बी लिक्विड है। और जब सोल्यूशन बना देंगे तब भी पार्शियल प्रेशर कौन शो करेगा? तब भी बी शो करेगा। तो बराबर आना क्या, कौन सा केस आना चाहिए इन तीनों में से?
सर वो थर्ड वाला होना चाहिए। थर्ड वाला आना चाहिए। देखो कैसे थर्ड वाला, वैसे तो ये वाला आना चाहिए, क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि जब इंडिविजुअल सॉल्वेंट है बी, बी लिक्विड यानी कि पार्शियल प्रेशर कौन शो कर रहा है, बी शो कर रहा है। और जब उसका सोल्यूशन बनाया गया तब भी कौन वेपर प्रेशर शो कर रहा है, तब भी बी शो कर रहा है, तो उस हिसाब से तो बराबर आना चाहिए। ठीक है, लेकिन करेक्ट आता है हमारा लास्ट वाला। पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम लोग इसका लिक्विड उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, तो सोल्यूशन में क्या हो रहा है, सॉलिड वाला क्या करता है, सरफेस एरिया डिक्रीज करा देता है। यानी कि यहाँ लोअरिंग से जो ऑफ वेपर वेपर प्रेशर। प्रेशर होना चाहिए, तो ये वेपर प्रेशर यानी कि स्पेस सरफेस एरिया कम हो जाएगा। जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो उसके लिए वेपराइज होने के लिए स्पेस कम हो जाएगा। तो ओवरऑल मीनिंग क्या हुआ कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन के लिए क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज लेस देन पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट वाले से कम होगा। कितना कम होगा, जो हमारा सोल्यूट का सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा। मतलब सोल्यूट अगर ज्यादा मिलाएंगे तो सरफेस एरिया ज्यादा डिक्रीज करेगा, कम मिलाएंगे कम डिक्रीज करेगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लास्ट क्लास हम लोगने छोड़ा था इसी को, ये पॉइंट था। तो ये है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मीनिंग क्या हुआ, इनिशियली क्या था, मान ली इनिशियली हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का पी नॉट है, जब सोल्यूशन बनाया तो पी हुआ, कम हुआ इसलिए माइनस किया, तो इसको बोलेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और इसी का अगर हम लोग सॉल्वेंट वाले से रेशियो निकालें, सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ये इतना है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रेशियो निकाला, सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के, सॉल्वेंट के नहीं होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल हमारा सोल्यूट है। क्लियर। इस फॉर्मूले में भी वही चीज है, अगर हमारा वेंट ऑफ फैक्टर वाला पॉइंट यूज हो रहा है तो यहाँ पर आई यूज करेंगे हम लोग। डिफरेंस क्लियर हुआ। यस सर। अब एक जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू दिस ग्राम ऑफ वाटर। मतलब कि दोनों सॉल्वेंट का हमारे पास वेट गिवन है, सॉरी दोनों कंपोनेंट का वेट गिवन, मान ली ए कंपोनेंट बी कंपोनेंट का वेट गिवन है, तो क्या इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, एनए और एनबी निकाल यस लेंगे। सर। और अगर एनए और एनबी निकाल लेंगे तो क्या यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लेंगे, यस सर। इतना काम कर लेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वा सोल्यूशन इज, कितना होगा इसके लिए। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज निकाल लिए, मोल्स ऑफ वाटर निकाल लिए, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हम लोगों ने निकाल लिए। फिर फॉर्मूला यूज करें रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। वाटर का ये जो यहाँ पर पॉइंट लिया गया है पी नॉट, ये हमें याद रखना होगा कितना होता है 760। ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, डायरेक्ट लिया गया है। फॉर्मूला लगाया पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ से हमें लोवरिंग निकालना है, यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी है। फिर इसको ऐसे समझ ले कि यहाँ पर हमें निकालना है पी नॉट माइनस पी की वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये पी नॉट हमारा कितना है 760, तो वाटर का वेपर प्रेशर याद रखेंगे 760 होता है, वो इसमें अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया है। क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्लियर है क्वेश्चन। यस सर। अच्छा, 760 यूज करेंगे तो आंसर टॉर में आएगा। हाँ वो ऑप्शन में टॉर्क में दिया गया, इसीलिए 760। टॉर्क में बार में देता तो बार में ले लेते, एटीएम में देता तो 1 एटीएम कर लेते। फिर कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट नहीं करना, वो तो जो टॉर में दे रहा है तो हम लोग 760 यूज करेंगे। नहीं, अगर पास्कल में पूछ रहा हो या बार में पूछ रहा हो। हाँ अगर जैसे एटीएम में करना है तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.0 या 1.3 टेन टू द पावर माइनस 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम्म
ये क्वेश्चन है, ये जेई में आया है क्वेश्चन। टेम्परेचर गिवन है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस, यानी कि ग्लूकोज वाले को ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज दिस एट सेम टेम्परेचर व्हाट विल द कंसंट्रेशन, तो हमें दूसरे वाले का कंसंट्रेशन बताना है कितना होगा। पाई वन गिवन है, पाई टू गिवन है, पहले वाले का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे हम लोग क्योंकि वेट गिवन है। दूसरे वाले का कंसंट्रेशन पूछ रहा है, तो सिंपल अगर इसको ऐसे किया जाए कि पाई इज इक्वल टू सी आर टी होता है, ये दोनों चीजें सेम आ गई, यानी कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी आ गया, तो इसको वन वन कर लिया जाए तो पाई वन अपॉन पाई टू किसके इक्वल आ जाएगा, सी वन अपॉन सी टू के। तो यहाँ से अगर देखा जाए पाई वन गिवन है, पाई टू गिवन है, सी वन कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि ग्लूकोज का वेट हमारे पास गिवन है, सी टू की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 180। ग्लूकोज की मोलैरिटी निकालनी है हमें, तो फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम। वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम। तो वेट हमारे पास 36 गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, पर लीटर बोल रहे हैं यानी कि 1 आ जाएगा। तो यहाँ से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन आ जाएगा। यस। केवल वेट दे दिया यानी कि हमें पता चल गया कि वेट से हम लोग इसका कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। सेकंड वाले का कंसंट्रेशन हमें निकालना है। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये कुछ टॉपिक इनको पढ़ लेना जिसमें से ये पूछा जाता है नीट में। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, तो कल बताया था रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज करते हैं या प्रिजर्वेशन में यूज करते हैं। ठीक है, प्रिजर्वेशन जिस चीज का प्रिजर्व किया उसमें सॉल्ट अगर डाल देते हैं तो उसमें सॉल्ट के डालने से जो कंटेनर के अंदर जितना मॉइस्चर होता है वो उसको बाहर निकालने लगता है, सॉल्ट क्या करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगता है। या फिर मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, या प्लांट वाला जैसे पेड़ों में पानी डालते हैं वो भी एक तरीके का ऑस्मोसिस ही है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहे हैं व्हाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 m KCl हायर देन 1 m यूरिया। 1 m, दोनों का कंसंट्रेशन सेम ले रहा है, 1 m KCl लिया गया है और 1 m यूरिया लिया गया है, तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा या डिफरेंस आएगा। कंसंट्रेशन सेम है, सेम कंसंट्रेशन यानी कि C1 इज इक्वल टू C2 आ रहा है, तो अब ये पूछ यस। रहे हैं पाई वन पाई टू इक्वल आएगा कि अनइक्वल आएगा, क्या आना चाहिए। इक्वली होना मतलब ये चाहिए। आइसोटोनिक सोल्यूशन होगा कि हाइपर और हाइपर। हाँ, तो रूल के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन सेम है, C1 इज इक्वल टू C2, तो पाई वन इज इक्वल टू पाई टू आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो KCl है ये आयोनाइज होगा K प्लस और Cl माइनस में, यानी कि यहाँ आई की वैल्यू लगेगी कितनी, 2। आई की वैल्यू 2 लग जाएगी, यानी कि C1 वाले में 2 का भी मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से। लेकिन यूरिया हमारा आयोनाइज नहीं होगा, तो यूरिया हमारा NH2CO NH2 एज इट इज रहेगा, यानी कि यहाँ पर आई हमारा यूज नहीं होगा। तो यानी कि हमारा जो KCl वाले का है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर देन आएगा यूरिया वाले से। तो एक तो क्वेश्चन इसी का पूछता है KCl और यूरिया वाले का, और दूसरा सेम टाइप क्वेश्चन पूछता है NaCl और ग्लूकोज में कि किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हायर होगा, तो जिसमें आई यूज हो रहा होगा उसका हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर हायर आएगा। इस तरीके से कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कह रहे हैं मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KI, ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट इज राइज, फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है क्यों। तो देखो, जब मर्क्यूरिक आयोडाइड को KI में मिला दिया जाता है तो वो एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस हमारे क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयंस हमारे डिक्रीज कर जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस हमारे जब डिक्रीज करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हायर हो जाएगा। मान ली हमारे पास कोई वेसल है, उसमें हमारा मान लो कोई लिक्विड है, इसमें मान लो हम लोगों ने 10 मोल्स डाल दिए हैं किसी पार्टिकल के, और दूसरा हम लोगों ने लिया है सेम कंटेंट लिया है, इसमें हम लोगों ने 2 मोल्स डाले हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, 10 वाले का ज्यादा हो। 2 वाले का। मतलब कौन सा देर से फ्रीज होगा, 10 वाला या 2 वाला। फ्रीज करने पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को क्लोज लाते हैं, पास पास लाते हैं, तो यहाँ इधर पर तो पहले से ही डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी इधर मतलब 2 वाले में ज्यादा टाइम लगा।
हाँ, तो यानी कि वही पॉइंट यहाँ पर यूज हो रहा है। जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा तो यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे क्या कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका राइज कर जाएगा। तो इसकी बेस से ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको भी पढ़ लेना। तो सोल्यूशन में मेन जो चीज रिवाइज करने वाली है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेना। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं जीआरबी में देखना, एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल देखना, उनको करना। और थ्योरी वाली ये चीजें पढ़ लेना। कल इवनिंग की क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में जो आए हैं नीट में क्वेश्चन, वो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। तब तक ये सोल्यूशन पूरा फिनिश कर दो नोट्स से भी, और जीआरबी से भी देख लेना क्वेश्चन। जीआरबी से केवल न्यूमेरिकल देखना बस, बाकी थ्योरी कंटेंट इतने में से हो जाएगा। ठीक है, यस सर। इतना इसको अटेम्प्ट करो, और जो ग्रुप 13 के क्वेश्चन हो गए उनको भी रिवाइज कर लेना। अपना काम कर, कल रोज संडे को एग्जाम दे दे मेरे हाथ। ठीक है, संडे को शायद हम लोग क्लास नहीं करेंगे, फिर मंडे को ट्यूसडे को क्लास करेंगे। कल अभी सोल्यूशन और ग्रुप 13 दोनों करेंगे। तो अभी सोल्यूशन आप रिवाइज कर लो सुबह तक।